तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो तरह से देखते हैं। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो 1773 से 1853 तक चला, और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो 1858 से 1947 तक रहा। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम में देखते हैं तो ब्रिटिश गवर्नर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग बानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों जैसे विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी के अधीक्षण करने का अधिकार मिला। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दी गई। तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। इन दोनों अधिकार सर्वप्रथम दिया गया था कर्नवालिस को, लॉर्ड कर्नवालिस को ही दोनों अधिकार सर्वप्रथम मिले। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के भारतीय व्यापार का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, एक चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये हुआ था 1833 के चार्टर में शामिल के। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक किया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ होता है 1853 के चार्टर एक्ट में। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। इसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें ध्यान देना है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया, सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश लेमेस्टर नहीं थे बल्कि इम्पे थे, तो दूसरा गलत है हमारा, इसमें सही है ए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं सूची का हमें मिलान करना है। तो सूची का हमें इसमें मिलान करना है।
पहला नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने देखा ये है 1773 के एक्ट में। 19 मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर में। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, ये की गई थी 1833 के चार्टर में। और नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में किया गया था। अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको या किनको भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, मतलब कौन से चार्टर से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो ये है 1813 के चार्टर 1813 के चार्टर एक्ट में भी 1 लाख रुपए की खर्च करने की बात कही गई थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 इसमें भी उल्लेख किया गया। और प्राच्यवादी एवं आंग्लवादी विवादों ने भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जन्म दिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट करने थे, 1 लाख रुपए देने थे। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828-1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियर थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व कर रहे थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला है हमारा चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, भारत का राजस्व अभी भी ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं था। चार्टर एक्ट 1813 इसमें सही कथन था, तो ये थर्ड वाला हमारा गलत था। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट ने हालांकि कंपनी के आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्र का अधिकार और राजस्व सौंपा गया था, मतलब कंपनी के हाथ में ही अभी राजस्व थे, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव कराया था? तो वो था चार्टर एक्ट 1833 का। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जाति, वंशानुगत वर्ण अथवा इनमें किसी एक कारण कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब हम देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम।
तो इसमें जो हमारा पहला अधिनियम होता है वो होता है 1858 का अधिनियम। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कर बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राजस्व सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी हो सकता था। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार के 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होता है। इस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। प्रथम थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ये वायसराय की कार्यकारी परिषद में जगह मिली। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दे दिया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियनों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। तो कौन सा अधिनियम था ये अधिनियम है 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था 1919 के अधिनियम में। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया एवं केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलितों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब इसके प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या था, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ।
1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब बजट पर वो बहस कर सकते थे लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश से सर मॉरिस गवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में ऐसा नहीं दिया गया। भारतीय संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किए गए? तो 1937 में स्थापित किए गए। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत संघीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित रिजर्व और दूसरा हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो ये अभी देखे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद है 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसमें सही हमें चुनना है। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, तो ये किया गया था 1909 के अधिवेशन में, 1909 के अधिनियम में। केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया, ये सही है। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई? निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरू की? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी 1919 में। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड, अब आगे देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विसदनीय बनाया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन को राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक कहलाया, और मतलब जो ऊपरी सदन था उसे राज्य परिषद कहा गया है, स्टेट ऑफ काउंसिल कहा गया, और इसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक इसकी अवधि थी। तथा इसी अधिनियम की धारा 18 के तहत इनके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाया, और इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान किया है, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिससे अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 102 था, पहले 143
143 तथा फिर 145 कर दिया गया। 143 में 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। 145 में 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बार एक एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया जाना गया था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो केंद्र में अभी पढ़े हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। तो सभी महिलाओं के लिए नहीं किया गया था, कुछ महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। तो ये सभी महिलाओं के लिए नहीं की गई थी। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये सही है हमारा। कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक हमारा गलत है। 1935 के शासन के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। अब हम देखते हैं भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही है। तो दोनों कथन हमारा यहाँ पर सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। तो पहले जब शुरुआत हुआ था इस सिविल सेवा परीक्षा की, तो वो लंदन में ही होता था और वहीं पर जाकर प्रतियोगी को परीक्षा देनी होती थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रारूप के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में ही होनी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में होने लगा। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। केंद्रीय विधानमंडल के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 1926 का और 1945 का। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रसंगत वर्षों में वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो कौन सा? 1926 का और 1945 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, वो है भारत शासन अधिनियम 1935 से। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश के निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत
सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। मतलब 1861 में तो ही भारत परिषद अधिनियम में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को थी, लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति के लिए जो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत दी गई है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशवाद के सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशवाद का सिद्धांत जो है ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशवाद का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित थी? तो शक्तियों का विभाजन जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दिया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित थी। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में नहीं था। कौन सा इसमें नहीं है? इस अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई, नहीं। अवशिष्ट विषय जो था ना वो गवर्नर जनरल को दिया गया। यह प्रांतीय स्वायत्तता, ये अवशिष्ट शक्तियाँ जो था ना वो गवर्नर जनरल को प्राप्त किया गया। तो इसमें गलत कौन सा है? बी गलत है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया, सही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था लाई गई? तो संघीय शासन व्यवस्था लाया गया था वो 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, इसकी चर्चा नहीं की गई थी कि देश के लिए लिखित संविधान लाई जाएगी। बाद बाकी विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सही है। एक संघ की योजना पर विचार किया गया, सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट किया जाना, ये भी सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, नहीं, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, वो तो सही है। और इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, नहीं, विभाजन उल्लेखित नहीं था। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, नहीं, ये भी गलत है। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, उसके बाद प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा का भारत से अलग किया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अब हमारा चैप्टर दूसरा स्टार्ट होता है, वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो भारत की ओर से
संविधान सभा के प्रथम मांग मई 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो प्रथम मांग किया गया था रांची में स्वराज पार्टी के द्वारा मई 1934 में। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की। मतलब कांग्रेस ने भी मांग किया था मई 1934 में पटना में, और इसकी पुष्टि 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित तो होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन की व्यवस्था थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से प्रत्येक में से एक में किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमित रूप से शामिल होना प्रारंभ किया। मतलब ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए उसमें देशी रियासत शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 28 अगस्त 1947 के बाद से वो इसमें शामिल होना शुरू हो गए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के सदस्य। प्रांतों के विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित कर दिया गया था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान 13 दिसंबर मतलब ये 11 दिसंबर को निर्वाचित हुए, फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें प्रांतीय भारत के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उनके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष
11 महीने 18 दिन का समय लगा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइटों पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 महीने एवं 17 दिन का समय मिलता है, जिसका कारण संभवतः जिसका कारण संभवतः संविधान संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान निर्माण की अवधि में शामिल न किया जाना है। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत इस किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 14 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई। तो संविधान सभा जो कि ये 26 नवंबर 1950 को संविधान को अंगीकृत किया गया, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान को पुनः सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर करने वाले कितने थे? 284 सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिम्हा राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, और ये थे विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दया दक्षयानी, बेलायुधन और बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि को कैबिनेट में शामिल किया गया। अब आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो MN राय ने प्रस्तुत किया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन में किया गया था। क्रिप्स मिशन में किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख के अनुपात में था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, वो थे ये विलियम वुड नहीं थे। बाद बाकी स्टेफन क्रिप्स हो गया, पैथिक लॉरेंस हो गया, एबी अलेक्जेंडर हो गया, ये सभी थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे ये पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, ये क्रिप्स उसकी अध्यक्षता किया था, वो बोर्ड ऑफ ट्रेड का भी अध्यक्ष था कैबिनेट। और ये पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव था, और एबी अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना मंत्री था। इन तीनों से मिलकर कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, भारत सरकार अधिनियम नहीं, ये किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में
कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाद बाकी सभी अंतरिम सरकार में शामिल थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अब देखते हैं कथन और कारण है इसमें। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये सही है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ये गलत है। पहला जो कथन है वो तो सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या है? गलत है। यहाँ पर अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीवाल्ड बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया था? बेबेल को। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार की बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारतीयों को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिसके भारत का विभाजन रुक सके। निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। तो संविधान सभा जो था ना वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ, ये सही है कि बहुदलीय निकाय था। इसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियां का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, गलत है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये सही है। तो ए और डी सही है। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये बिल्कुल गलत है। सी जो है वो बिल्कुल गलत है। इसका चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था, ये भी सही है। तो संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर।
प्रत्येक निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया। ये सही है। अब आगे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान मंडल द्वारा निर्वाचित होते थे। उसके बाद देखते हैं संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव था वो प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। प्रांतीय विधानसभा जो थे वो सदस्यों का चुनाव किए थे। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम मनोनीत उपसभापति थे फ्रैंक एंथोनी जो थे वो प्रथम मनोनीत उपसभापति थे संविधान सभा के। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। तो अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये फ्रैंको एंथोनी थे। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ शुरू हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये किया गया था जनवरी 22, 1947 को पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उसके बाद है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो संविधान सभा में था ये वाला गलत था, बाद बाकी पहला, दूसरा और तीसरा सही था। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने एवं
18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे, 12 नहीं, 11 अधिवेशन हुए थे। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरह से निकटतम उत्तर के आधार पर सी मतलब 12 हो सकता है, लेकिन हमें 11 लेके चलना है। भारत की संविधान सभा के अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है? भारतीय संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। निम्नलिखित सूची का हमें मिलान करना है। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो मुखर्जी, ये HC मुखर्जी थे, पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के मूलभूत एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, इसका देखते हैं क्या है। तो ये है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो KM मुंशी थे। राजस्थान के रियासत का प्रतिनिधि थे TV कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य TV कृष्णमाचारी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिसे 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये VN राव थे। वेनेगल रामाकृष्ण। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो था वो तैयार किया गया था KM मुंशी द्वारा। प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूलतः प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ होता है? तो तृतीय वाचन इनमें से कोई नहीं दिया गया है। अब देखते हैं कि ये वाचन कब कब प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये कब है? 17 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने और उससे पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना गया। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो स्वीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो अगर अपनाया गया, लागू हुआ, आत्मसमर्पित
ये अपनाया गया, आत्मसमर्पित हुआ, अधिनियमित हुआ, अगर ये सब कहा जाए तो ये 26 नवंबर 1949 को है। जबकि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया तो ये था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये सही है, तो पहला सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ तथा इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे। इसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था तो यह अधिनियमित किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था तो ये हुआ था इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से हुआ था इनका निर्वाचन। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो पहले ये थे बंगाल के पूर्वी प्रांत से और इसके बाद ये बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. अजयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिमी बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचित हुए थे। अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी तो B.R. अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1891 में और मृत्यु 1956 में हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया और इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। अब है ये कथन और कारण है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये भी सही है, लेकिन कथन जो है वो ये कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आज़ाद ने की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। प्रश्नगत संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? यह कथन था आइवर जेनिक्स का। मतलब अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रियाओं में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन था आइवर जेनिक्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिक्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बात कहा था ऑस्टिन ने कहा था। ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो महिला सदस्य की संख्या 15 थी।